हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका जीके गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के 50 प्रश्न करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में हम 50 प्रश्न करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ना ही ये पूंजीवादी है, ना ही साम्यवादी है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी कि सरकारी और निजी क्षेत्र हैं, ये दोनों को मिलाकर चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है तो किस में गिनती होती है? पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में? तो जो भारत की जो गणना होती है वो विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है, यानी कि विकासशील। प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है तृतीय तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 कर लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हमारा प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं इसका मतलब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। यानी कि बंद अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं? जिसमें ना तो निर्यात होगा और ना ही आयात होगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? जिसका विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं समवृत्त अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। समवृत्त अर्थव्यवस्था बोलते हैं जिसका बाहर के किसी भी देश से कोई संबंध नहीं होता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा, भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो भारत को श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हमारा प्रश्न नंबर 8 है, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? यानी किसी देश का जो आर्थिक विकास है वो किस पर निर्भर करता है? वो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, या इसके सही आंसर तीनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी उपरोक्त सभी, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण, तीनों पर जो किसी देश का जो आर्थिक विकास है वो निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, वैश्वीकरण वैश्वीकरण का अर्थ है, यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, उसे हम वैश्वीकरण का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? तो वैश्वीकरण से अभिप्राय हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। वैश्वीकरण का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को कम करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 कर लेते हैं, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 43%। ऑप्शन नंबर ए 43% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 कर लेते हैं, भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की है? तो भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है वो संरचनात्मक है। ऑप्शन नंबर डी संरचनात्मक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 14 है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो जो बेरोजगारी के जो आंकड़े प्रकाशित करता है वो करता है NSSO,
ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है NSSO। चलिए प्रश्न नंबर 15 कर लेते हैं। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण अल्प रोजगार, या चक्रीय बेरोजगारी, या संरचनात्मक बेरोजगारी, या इनमें से तीन, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 16 कर लेते हैं। कृषि में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता होती है? तो कृषि में जो मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी प्रधानता होती है, वो होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी अदृश्य, जो दिखती नहीं है, प्रच्छन्न बेरोजगारी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि में बेरोजगारी का कौन सा स्वरूप देखने को मिलता है? तो कृषि में कौन सा स्वरूप है जो बेरोजगारी का कौन सा स्वरूप देखने को मिलता है? तो संरचनात्मक, घर्षणात्मक, या मौसमी बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 कर लेते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं आवश्यकता से अधिक लोगों का किसी कार्य में लगे होना, यानी आवश्यकता से अधिक लोगों का किसी कार्य में लगे होना। कोई काम करने के लिए 10 बंदों की जरूरत है और उसमें 20 बंदे लगे हुए हैं, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 कर लेते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जो सर्वाधिक बेरोजगारी पाई जाती है वो ऊपर, यानी कि मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न या बेरोजगारी और उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी कि मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों पाई जाती हैं। तो उपयुक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 कर लेते हैं। वर्तमान समय में देश में कौन सी बेरोजगारी गंभीर समस्या बनी है? तो गंभीर समस्या वर्तमान समय में कौन सी बेरोजगारी बनी हुई है? वो बनी हुई है शिक्षित बेरोजगारी, यानी पढ़े लिखे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसे बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः किससे संबंधित है? कृषि, ग्रामीण, विनिर्माण, या शहरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2, यानी कृषि और ग्रामीण दोनों से संबंधित है। जो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो कृषि और ग्रामीण दोनों से संबंधित है। तो चलिए प्रश्न अगला कर लेते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। चलिए अब प्रश्न नंबर 23 कर लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। शहरों में पढ़े लिखे ज़्यादा हैं लेकिन रोजगार नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 24 हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ है जहां श्रम की सीमांत उत्पादक शून्य होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी का ये अर्थ है। चलिए प्रश्न नंबर 25 कर लेते हैं। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर युवा रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी में, यानी पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है तो शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 26 कर लेते हैं। जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में ही रोजगार मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, यानी ऑप्शन नंबर सी मौसमी बेरोजगारी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जब लोगों को कुछ महीनों में रोजगार मिलता है तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है उसको जाना जाता है अल्प रोजगार के नाम से। ऑप्शन नंबर ए अल्प रोजगार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किसकी मुख्य विशेषता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी इसकी मुख्य विशेषता है कृषि की। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि की मुख्यतः विशेषता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष के अधिकांश समय बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है
सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी। चलिए प्रश्न नंबर 30 कर लेते हैं। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो जो गरीबी रेखा का निर्धारण करता है वो करता है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो गरीबी का जो अल्प विकसित देश है उसमें गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। आय में असमानता, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आय में असमानता। इसका मतलब एक बंदे 100 रुपये कमा रहा है और दूसरा बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है, तो ये हो गई आय में असमानता। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 32 हो जाएगा, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में जो निर्धनता का आकलन किया जाता है वो परिवार के उपभोग व्यय पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा परिवार के उपभोग व्यय पर किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का जो आकलन किया जाता है। और अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री ने आरंभ किया? तो ये किया था इंदिरा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने आरंभ किया था। चलिए प्रश्न नंबर 34 कर लेते हैं। अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक कुपोषण के कारण जिसको भारत का इथोपिया कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 35 कर लेते हैं। भारत में गरीबी की तीव्रता मापने के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? तो जो सबसे उपयुक्त सूचकांक है गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए वो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका प्रश्न सही आंसर हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI। चलिए प्रश्न नंबर 36 कर लेते हैं। ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए चलाए गए हैं IRDP चलाया गया है और ट्राइसेम चलाया गया है और NREP चलाया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 37 हो जाएगा, कथन ए यानी भारत में नागरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं और कारण आर हो जाएगा। आर कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए प्रश्न नंबर 38 कर लेते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि MPI में कौन कौन से आयाम सम्मिलित हैं? यानी नंबर 1 स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो इसमें तीनों में से कौन कौन से सम्मिलित हैं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में? तो इसमें 1 2 3 यानी कि तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 यानी कि सभी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, यानी तीनों इसमें सम्मिलित हैं। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। चलिए प्रश्न नंबर 40 कर लेते हैं। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है? नंबर 1 हो जाएगा हेड काउंट, नंबर 2 कैलोरी, नंबर 3 उपभोग व्यय और नंबर 4 प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर बी 1 2 3, यानी कि 3 है हेड काउंट, कैलोरी और उपभोग आय। ये इसके तीनों गरीबी के अनुमान हेतु तीनों का उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 41 कर लेते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो ये वार्षिक प्रकाशन है IRD का विश्व बैंक का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा IRD। चलिए प्रश्न नंबर 42 कर लेते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किस संस्था ने विकसित किया? तो मानव विकास सूचकांक जो विकसित किया है वो किया है UNDP ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा UNDP। हमारा प्रश्न नंबर 43 है, मानव विकास की अवधारणा किसने दी? तो मानव विकास की अवधारणा दी है महबूब उल हक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। हमारा प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा HDI की गणना में सम्मिलित नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता HDI की गणना में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा HDI का भाग नहीं है? तो HDI का भाग नहीं है सकल नामांकन दर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सकल नामांकन दर HDI का भाग नहीं है। और ये तीन हो जाएंगे, स्वास्थ्य एवं पोषण, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों भाग HDI के हैं। हमारा प्रश्न नंबर 46 है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। हमारा प्रश्न नंबर 47 हो जाएगा, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला जो प्रथम राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो जो ये जारी की गई थी अप्रैल 2000 में। ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 2000 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 49 है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को रखा गया है मध्यम मानव विकास श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 50 कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी HDI का माप नहीं है? तो इसका माप नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से लिंग अनुपात HDI का माप नहीं है। और जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और सकल नामांकन ये तीनों HDI के माप के अनुपात हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लिंग अनुपात इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।